लेक्चर में हमने जो चारों अपने अणुसंख्या गुणधर्म थे उनकी बात अपन ने कर ली थी, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। उसके बाद में टॉपिक का जो लास्ट पोर्शन है वो है असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म। असामान्य अणुसंख्यक असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। देखिए, हम अणुसंख्या गुणधर्म के बारे में अपन ने बात की थी कि किसी विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो अणुसंख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्लियर? यानी कि अब देखो, यदि किसी भी तरीके से विलयन में विलय की कणों की संख्या परिवर्तित हो जाए, विलय के कणों की संख्या परिवर्तित होने का मतलब ये है कि आप जब तक आपने किसी विलय को विलयन में विलायक में विलय नहीं किया है, उससे पहले क्या स्थिति थी और विलय करने के बाद में क्या स्थिति रही। सपोज जैसे मान लीजिए NaCl, जब तक मेरे हाथ में कितना मोल कण है? 1 मोल कण है, और जैसे मैं इसको विलयन में विलय करता हूँ तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? Na+Cl-। ये 1 मोल कण और ये भी कितना मोल कण? ये हो गया, देखिए मेरे पास 1 मोल कण और ये भी कितना है? 1 मोल कण। अच्छा, विलय करने से पहले की सिचुएशन क्या है? 1 मोल कण है, लेकिन विलय करने के बाद में सिचुएशन क्या हो गई? 2 मोल कण हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? हम ये समझना चाह रहे हैं कि असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि अणुसंख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब हम ऐसा कह रहे हैं कि विलयन में यदि किसी भी तरीके से विलय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाए तो अणुसंख्या गुणधर्मों के मान अपने सामान्य मान से विचलित हो जाएंगे। इन्हें अपन क्या कहेंगे? असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म कहेंगे। विलय के कणों की संख्या परिवर्तित क्यों होती है? एक तो देखो वियोजन के कारण। किसके कारण? वियोजन कारण। जैसे NaCl जब तक आपके हाथ में था कितना मोल कण था? 1 मोल कण था। जैसे आपने उसको विलयन में डिजोल्व किया तो कितने मोल कण हो गए? 2 मोल कण हो गए। नेक्स्ट देखना, जैसे आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OH के आपने कितने मोल ले लिए? 2 मोल कण। मतलब एसिटिक एसिड को विलायक में विलय करने से पहले मेरे पास कितने मोल कण है? 2 मोल कण। और जैसे ही मैं इसको विलय करता हूँ तो देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, C ऑक्सीजन और ये H और ये डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये कितने मोल कण हो गए? 1 मोल कण। आपने कितने मोल डाले थे विलयन में? 2 मोल कण। लेकिन आपको क्या रिजल्ट मिला? 1 मोल कण का रिजल्ट मिला। ऐसा किस वजह से हुआ? संगुणन के कारण। किस कारण? संगुणन कारण। तो मैं ऐसा कह सकता हूं विलयन में विलय के वियोजन अथवा संगुणन के कारण विलय के कणों की संख्या क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, जिससे अणुसंख्या गुणधर्मों के मान अपने सामान्य मान से क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं अपन? असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। तो जो असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म जो एक गुण आया है वो क्यों आया है? वो आया है विलय के वियोजन व संगुणन के कारण। विलय के वियोजन अथवा संगुणन कारण। तो मैं क्या कह सकता हूं? विलय के वियोजन अथवा संगुणन के कारण विलय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, जिस कारण आपको जो अणुसंख्या गुणधर्म प्राप्त होंगे उन्हें अपन क्या कहेंगे? असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म कहेंगे। दोबारा से समझिए, यदि हम जानते हैं कि आपके पास जो ये अणुसंख्या गुणधर्म है कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, यदि विलयन में विलय को विलय करने के बाद में किसी विलायक में विलय को मिलाने पर कणों की संख्या में परिवर्तन आ जाए तो अणुसंख्या गुणधर्मों के मान अपने सामान्य मान से क्या हो जाएंगे? विचलित हो जाएंगे। क्लियर? तो इन्हें क्या कहेंगे अपन? असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कोई आयनिक विलय है, आयनिक विलय को आपने विलयन में विलय किया तो आपको क्या मिला? 1 मोल धनायन, 1 मोल ऋणायन, यानी कि कितने मोल कण हो गया आपके पास? 2 मोल कण हो गए। इसका क्या हुआ आपके पास? वियोजन। और एसिटिक अम्ल था, कितने मोल लिए? 2 मोल। उसके कारण इसका क्या हो गया? संगुणन। तो विलयन में कितने मोल कण रह गए? 1 मोल कण रह गए। अब सोचो, जैसे ग्लूकोज है आपके पास C6H12O6, इसको इसका न तो क्या होता? वियोजन होता। न तो क्या होता? वियोजन। और नहीं क्या होता? इसका संगुणन।
मतलब कुछ विलय ऐसे भी होते हैं जिनका न तो वियोजन होता न संगुणन, यानी कि विलय करने से पहले विलय करने के बाद में कणों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ये सामान्य अणुसंख्या गुणधर्म है। तो कुल मिला के रिजल्ट यही आया है कि विलयन में यदि किसी भी कारण से विलय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाएगी तो अणुसंख्या गुणधर्मों के मान अपने सामान्य मान से क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। इन्हें अपन क्या कहेंगे, असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म कहेंगे। अच्छा, विलय के कणों की संख्या किस वजह से परिवर्तित होती है, या तो विलय का क्या हो जाता है, वियोजन, या विलय का क्या हो जाता है, संगुणन। अब ध्यान देना, एक विलय के वियोजन अथवा संगुणन के कारण किसके मान और परिवर्तित हो जाते हैं, आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान के मान भी परिवर्तित हो जाते हैं, या मोलर द्रव्यमान के मान भी परिवर्तित हो जाते हैं। देखो ध्यान देना कि देखो अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म, फॉर एग्जाम्पल पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ एंड पाई, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, विलय के मोलर द्रव्यमान के, विलय के मोलर द्रव्यमान के। क्लियर। जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, चारों अणुसंख्यक गुणधर्म, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, वाष्प परासरण दाब, समानुपाती 1/, विलय का मोलर द्रव्यमान। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि आपके पास अणुसंख्यक गुणधर्म सामान्य से असामान्य हो रहे हैं तो आपके कौन, विलय का मोलर द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, सामान्य से असामान्य हो जाएगा। देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म बदलेंगे तो कौन बदलेगा, विलय का मोलर द्रव्यमान भी बदलेगा। ध्यान देना, इधर मेरे पास NaCl है, इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना है, 58.5 ग्राम पर मोल है। क्लियर। अब ध्यान देना, यहाँ एक मोल का कितना हो गया, 23 ग्राम पर एटम हो गया, और यहाँ इस एक एटम इसका कितना हो गया, क्लोरीन का 35.5 ग्राम पर एटम हो गया। क्लियर। आप ये नहीं सोचें यहाँ से कि इन दोनों का मिला के तो इतना ही हो रहा है, आपको ये देखना है कि एक मोल का 58.5 है, यहाँ एक मोल का कितना है, 23.5 ग्राम पर एटम है, यहाँ एक मोल का कितना है, 35.5 ग्राम पर एटम है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ विलय के वियोजन के कारण उन कणों का मोलर द्रव्यमान भी अपने सामान्य मान से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। जैसे देखिए इसके बारे में देखें, यहाँ 2 मोल लिए हैं, यदि ये कितना मोल हो, 1 मोल हो, कितना मोल हो, 1 मोल, तो 1 मोल का कितना है, 60 ग्राम पर मोल। आपने 2 मोल मिलाए थे, 2 मोल जाकर के कितने में कन्वर्ट हो गए, 1 मोल के अंदर। अब ये टोटल जो 2 अणु आपस में ऐड हो गए हैं, ये दोनों मिलकर के क्या दिखाएंगे, आपको 1 मोल कण दिखाएंगे। इससे इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना हो गया, 120 ग्राम पर मोल हो गया। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ विलय के वियोजन अथवा संगुणन के कारण अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान भी अपने सामान्य मान से विचलित होते हैं और मोलर द्रव्यमान के मान भी अपने सामान्य मान से विचलित होते हैं, जिन्हें क्रमशः असामान्य मोलर द्रव्यमान, जिन्हें असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म व असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए मैं आपसे ये पूछूं कि अणुसंख्या गुणधर्मों का असामान्य होने का कारण क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, विलय के कणों का वियोजन अथवा संगुणन। मैं आपसे पूछूं कि मोलर द्रव्यमान का मान असामान्य होने का कारण क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, विलय के वियोजन अथवा संगुणन के कारण। अब देखो विलय के वियोजन अथवा संगुणन को समझाने के लिए एक गुणांक काम में लिया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, वांट हाफ गुणांक, जिसे हम क्या कहते हैं, वांट हाफ गुणांक। और वांट हाफ गुणांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। वांट हाफ गुणांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से। किस काम में आता है, ये क्या एक्सप्लेन करता है, विलय के वियोजन अथवा संगुणन को एक्सप्लेन करता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं विलय के वियोजन व संगुणन को समझाने के लिए एक गुणांक काम में लिया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, वांट हाफ गुणांक कहते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको सीधा आपको याद करना पड़ेगा। आई क्या होता है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म, सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। फॉर एग्जाम्पल देखिए पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ये तो हो गया मेरे पास क्या, प्रेक्षित
ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, सैद्धांतिक। ये हो गया पी नोट पी एस अपॉन पी नोट, ये क्या आ गया मेरे पास, सैद्धांतिक, इज इक्वल टू डेल्टा टी बी और डेल्टा टी बी। ये तो कैसा आपके पास प्रेक्षित, और ये क्या हो जाएगा आपके पास सैद्धांतिक। क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास है डेल्टा टी एफ, ये कैसा प्रेक्षित, और डेल्टा टी एफ कैसा सैद्धांतिक। नेक्स्ट पाई कैसा प्रेक्षित, और पाई कैसा सैद्धांतिक। हालांकि आपको मैं फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं कह रहा, मैं डायरेक्ट आपको दूसरा एक इजी वे बता दूंगा, जिससे दी हुई वैल्यू को देख करके अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है। क्लियर। नेक्स्ट, एक तो आई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके पास ये है, प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म। दूसरे की अपन बात करें आई के बारे में, तो देखो वियोजन ऑब्लिक संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, के पश्चात कणों की संख्या अपॉन वियोजन ऑब्लिक संगुणन से पहले कणों की संख्या। इज दैट क्लियर। तो देखिए आपके पास ये आई को कैलकुलेट करने के लिए दो टाइप के फॉर्मूले हैं। एक तो आपके पास क्या है, प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म। दूसरा आपके पास है वियोजन ओब्लिक संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, वियोजन ओब्लिक संगुणन से पहले कणों की संख्या। अणुसंख्या गुणधर्म आपके पास यही थे, प्रेक्षित वास्तव में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, और ये हो जाएगा आपके पास परासरण दाब। क्लियर। तो देखो ये तो अणुसंख्या गुणधर्मों के लिए है, और आप जानते हो कि जो अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म और विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो पी नोट पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डॉट डब्ल्यू बी, ऊपर क्या चला जाएगा एम बी। ये क्या है आपके पास अणुसंख्या गुणधर्म, और ये क्या है विलेय का मोलर द्रव्यमान। एक अणुसंख्या गुणधर्म था आपके पास कौन सा, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का रिलेशन क्या था आपके पास, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डॉट डब्ल्यू बी, और ये कितना मल्टीप्लाई 1000 से, यदि विलायक कितने के अंदर है 1000 के अंदर, सॉरी ग्राम में है। तो ये आपके पास अणुसंख्या गुणधर्म, और ये क्या है आपके पास विलेय का मोलर द्रव्यमान। क्लियर। नेक्स्ट डेल्टा टी एफ की यदि अपन बात करें तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, यहाँ पे के बी और आ जाएगा, और यहाँ के एफ और आ जाएगा। क्लियर। ये ग्राम है तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। ये क्या है आपके पास अणुसंख्या गुणधर्म, और ये क्या है आपके पास विलेय का मोलर द्रव्यमान। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डॉट वी, लीटर में ही कर देता हूँ इसको डायरेक्टली मैं, डॉट एस डॉट टी। ये क्या है आपके पास विलेय का मोलर द्रव्यमान, और ये क्या है अणुसंख्या गुणधर्म। तो मैं देख पा रहा हूँ कि चारों अणुसंख्या गुणधर्म है वो विलेय के मोलर द्रव्यमान के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे विलेय अणुसंख्या गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती 1 बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप असामान्य मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट करने के लिए किसका फॉर्मूला लिखे, आई का। तो देखो अणुसंख्या गुणधर्म का क्या होता है, मोलर द्रव्यमान रिवर्स होता है। इसका मतलब सैद्धांतिक ऊपर चला जाएगा, प्रेक्षित क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास ये हो गया आई इज इक्वल टू सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान अपॉन प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ये आपके पास 3 टाइप के फॉर्मूले हो गए, आई इज इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म। क्लियर। अब अणुसंख्या गुणधर्म में मोलर द्रव्यमान में क्या होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो आपके पास सैद्धांतिक वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, प्रेक्षित वाली वैल्यू किधर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। और एक सबसे बढ़िया जो फॉर्मूला इसका यही है, ज़्यादा आपको यही काम में लेना है।
और ये क्या है आपके पास वियोजन अथवा संगुणन के पश्चात कणों की संख्या और वियोजन व संगुणन से पहले कणों की संख्या। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपके पास 1/2 गुणांक। अब क्या करेंगे अपन, विलेय के वियोजन के लिए व विलेय के संगुणन के लिए 1/2 गुणांक आई की गणना करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अपन पहला पॉइंट आपके पास है विलेय के वियोजन के लिए, विलेय के वियोजन के लिए आई की गणना। हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिजाइन करेंगे किसके लिए, विलेय के वियोजन के लिए 1/2 गुणांक ज्ञात करना है हमें। देखिए माना कि मेरे पास एक आयनिक यौगिक है AX/BY। आप ये समझ चुके हो कि आयनिक विलेय का ही क्या होगा, वियोजन होगा। तो मेरे पास AX/BY है। आप ध्यान देना इधर, जैसे आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, दिस इज कॉल्ड X एंड दिस इज कॉल्ड Y। क्लियर? इसका जब आप वियोजन करते हो तो आप क्या कहते हो, जो दूसरे की टांग पे लगा वो पहले के सर पे आ जाएगा। तो Al3+, पहले हमेशा केटाइन लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, एनाइन। तो Al पे क्या आ गया 3+ चार्ज, और SO4 के ऊपर क्या जाएगा 2-, SO4 के ऊपर 2-। अब या तो आप ये करो कि इन दोनों चार्ज को क्या करो, इक्वल कर दो, या आपके पास तरीका ये है कि ये 2 किधर आ जाएगा आगे, ये 3 किधर आ जाएगा यहाँ आगे। तो ये हो गया 2 और ये 3, ये कितना हो गया +6 और ये कितना हो गया -6। इसी तरह से इसका क्या करना है, वियोजन करना है। इसका यदि मैं वियोजन करता हूँ, देखो एक के ऊपर +8 जाएगा और बी के ऊपर क्या आएगा -8, ये y इधर आ जाएगा तो ये क्या हो गया AY+, और बी की बात करें तो क्या हो जाएगा ये x को आगे ले आऊँ तो ये हो गया x और ये हो गया y। इन दोनों को आप ऐड करोगे, इन दोनों के चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखो T = 0 पर कितना मोल कण है मेरे पास, 1 मोल कण है। क्लियर? मतलब इसको विलेय करने से पहले की घटना है। मैं बात करूं कहाँ पे, T = T टाइम पर। सोचो इसमें से कितना मोल चला गया, अल्फा मोल चला गया। किसमें, अल्फा मोल वियोजित हो गया, किसमें, M में, और किसके अंदर, Y में। इसका कोफिशिएंट कितना है, X, यानी कि स्टाइकोमेट्री कितनी है, तो X मोल X अल्फा बनेगा। ये कितना बनेगा, Y अल्फा बनेगा। इज दैट क्लियर? तो ये देखो, ये तो T = 0, ये तो क्या था आपके पास, वियोजन से पहले कणों की संख्या। ये तो क्या था आपके पास, वियोजन से पहले कणों की संख्या। और ये क्या बता रहा है, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बता रहा है। क्लियर? अब ध्यान देना यहाँ से, आइज का फॉर्मूला कैसे लिखते हो आप, वियोजन से, अच्छा अल्फा क्या है यहाँ, वियोजन की मात्रा है। अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं आई के बारे में। आई क्या है, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात कणों की, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या अपॉन वियोजन से पहले कणों की संख्या, वियोजन से पहले कणों की संख्या। आप देख पा रहे हो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, दिस एंड दिस। तो मैं यहाँ अलग से निकालना चाहता हूँ इनको। वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या 1 - अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा। x और y क्या है, धनायन व ऋणायन के मोल है या आयनों की संख्या है। तो इसको मैं और अच्छे तरीके से लिखता हूँ 1 - अल्फा प्लस x प्लस y अल्फा। अब देखिए जैसे मैं NaCl लेता हूँ तो Na की वैल्यू, Na कितना है 1 मोल, y कितना है 1 मोल, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। जैसे मैं मान लीजिए AlCl3 लेता हूँ तो एक तो Al है, 3 क्या है Cl है, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो मैं क्या करूँगा यहाँ n अल्फा लिख देता हूँ, 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। क्लियर? तो यहाँ लिखिए आप I = 1 - अल्फा प्लस n अल्फा, और वियोजन के पहले कणों की संख्या कितनी थी 1। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास I = 1 - अल्फा प्लस क्या आएगा n अल्फा। ये क्या है, ये वो इक्वेशन है जिसकी सहायता से आप विलेय के वियोजन के लिए, ये वो इक्वेशन है जिसकी सहायता से आप विलेय के वियोजन के लिए 1/2 गुणांक आई की गणना कर सकते हो। क्लियर? देखो ये डेरिवेशन एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता, आपसे क्या पूछा जाता है, इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं।
मैं जो एक न्यूमेरिकल यहाँ करवा देता हूँ, बाकी के न्यूमेरिकल आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगा। देखिए विलय के वियोजन के लिए i इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा क्या आया आपके पास, एन एल्फा आया। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपको ये कह रहा है Al2SO4 की होलाइज 3 का यदि 50% वियोजन हो तो i की गणना कीजिए, i की गणना कीजिए। क्लियर? तो देखिए पहली बात तो ये है, सबसे पहले तो काम क्या करना है आपको, एल्यूमिनियम सल्फेट को क्या करना है, तोड़ना है। जैसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट का आप आयनीकरण करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये Al3 प्लस SO4 के ऊपर 2 माइनस दिस मल्टीप्लाई विद 2 एंड दिस मल्टीप्लाई विद 3। क्लियर? n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, एंड 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। क्लियर? एंड एल्फा आपको दे रखा कितना, 50%। 50% का मतलब क्या हो गया, 50 इन प्लेस ऑफ परसेंट यू कैन राइट द 1/100, या क्या लिख सकते हो आप, 1/100। क्लियर? तो आपके पास कितना आ गया, ये 1/2 आ गया। और फॉर्मूला लगा दीजिए आप, i इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, यही फॉर्मूला आया था आपके पास। विलय के वियोजन के लिए वांट ऑफ गुणांक i की गणना करने के लिए फॉर्मूला क्या है, i इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। ये हो गया 1 माइनस 1/2। एन कितना है आपके पास, एन अपने पास है कितना, 5 इंटू 1/2। 1 में से हाफ गया तो कितना बचा, हाफ। ये कितना बचा आपके पास, 5/2। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल और सोल्व कर ले अपन, सीधा एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि NaCl के लिए NaCl के लिए वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। NaCl के लिए I की गणना करो, NaCl के लिए I की गणना। तो देखो NaCl को पहले तो वियोजित करो तो कितना हो गया, Na प्लस और Cl माइनस, n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। इस क्वेश्चन में आपको अल्फा दिया हुआ नहीं है, जब किसी क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ नहीं रहे तो कितना मानना आपको, 100%। 100% का मतलब क्या हो गया, 1। लगाइए फॉर्मूला, i इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। 1 माइनस 1, अल्फा कितना है, 1 है, प्लस n कितना है आपके पास, n मेरे पास 2 है और ये 1 है, तो आंसर कितना आया, 2। ध्यान देना इस क्वेश्चन के अंदर n भी कितना था, 2 था, और अल्फा कितना था, 100%। तो क्या मैं एक कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ कि विलय के वियोजन के लिए, विलय का यदि क्या हो रहा हो, वियोजन हो रहा हो, तो और अल्फा कितना हो, 100% हो, तो i की वैल्यू सीधी किसके इक्वल होगी, n के इक्वल होगी। विलय के वियोजन में यदि अल्फा कितना 100%, तो i किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। दूसरी बात, i n के इक्वल होगा और i की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। आप देख सकते हो आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर कितने से ज़्यादा आए हैं, 1 से ज़्यादा आए हैं। तो ये विलय के वियोजन के लिए मैंने आपको गणना करके दिखाया है। वांट ऑफ गुणांक को नेक्स्ट लेक्चर में अपन विलय के संगुणन के लिए पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे होम एंड स्टे सेफ।